मंगलौर दौरे पर सीएम पुष्कर सिंह धामी भाजपा प्रत्याशी के समर्थन में करेंगे जनसभा। मंगलौर के लिपरहेड़ी गांव में विशाल जनसभा। उत्तराखंड उपचुनाव में बीजेपी ने झोंकी ताकत। प्रचार के अंतिम दौर में कई दिग्गजों को मैदान में उतारा। जयंत चौधरी आज मंगलौर में करेंगे प्रचार। हिमखंड पे गल्ले से उत्तरकाशी में उफनाया नाला। दिल्ली के 2 कांवड़ यात्री बहे। आपको बता दें गंगोत्री गोमुख ट्रैक पर फंसे 35 पर्यटक। उत्तराखंड में बारिश का कहर जारी। अगले 2 दिन भी बारिश की चेतावनी जारी की गई है। पुलिस लोगों को नदियों के किनारे से हटा रही है। देहरादून की टोंस नदी में 10 युवक फंसे हैं। गुच्चू पानी में नदी के पास पिकनिक मना रहे थे। एसडीआरएफ ने रस्से के सहारे निकाला बाहर। उत्तराखंड के 5 जिलों में भारी बारिश का रेड अलर्ट जारी। प्रदेश में बढ़ाई गई सतर्कता। नदियों से दूर रहने की सलाह। भूस्खलन का भी खतरा। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। नमस्कार, उत्तराखंड की खबरों के साथ मैं हूं मनोज मानस और अब खबरें विस्तार से। मंगलौर दौरे पर सीएम पुष्कर सिंह धामी आज दोपहर 2 बजे मंगलौर पहुंचेंगे। पुष्कर सिंह धामी भाजपा प्रत्याशी के समर्थन में जनसभा करेंगे। लोकदल पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जयंत चौधरी भी इस दौरान मौजूद रहेंगे। बीजेपी के कई नेता जनसभा में शामिल होंगे। आपको बता दें मंगलौर के लिबरहेड़ी गांव में ये विशाल जनसभा आयोजित की जा रही है, जिसमें मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी आज शिरकत करेंगे। मंगलौर उपचुनाव में 10 जुलाई को मतदान होना है। जनसभा को लेकर प्रशासन ने सभी तैयारियां पूरी कर रखी है। तो भाजपा समेत भाजपा, सपा और कांग्रेस ने अपनी पूरी ताकत झोंक रखी है। बसपा भी उपचुनाव में ताल ठोकने के लिए उतरी है। ऐसे में अब भाजपा ने पूरी ताकत झोंक रखी है। मंगलौर उपचुनाव में 10 जुलाई को मतदान होना है। उससे पहले भाजपा ने दिग्गजों को मैदान में उतारा है। जनसभा को लेकर प्रशासन ने सभी तैयारियां पूरी की हैं। मुख्यमंत्री धामी आज मंगलौर पहुंचेंगे। लोकदल के प्रमुख जयंत चौधरी भी इस जनसभा में पहुंचेंगे और भाजपा प्रत्याशी के समर्थन में लोगों से वोट की अपील करेंगे। और इस बीच सीधा आपको दिल्ली लिए चलते हैं, जहां प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पेरिस ओलंपिक खिलाड़ियों को समझता रहूं से संवाद कर रहे हैं। सुनते हैं। और सरकार के नाते अगर व्यवस्था में कुछ बदलाव लाना है, कुछ प्रयास बढ़ाने हैं, तो इस दिशा में कुछ काम करता रहूं। और मेरी कोशिश ये रहती है कि सबसे डायरेक्ट इंटरेक्शन करूं, ताकि फर्स्ट हैंड इन्फॉर्मेशन मिलती है। खेल का एक स्वभाव होता है जी, हर विद्यार्थी का जैसे रहता है। जब वो पेपर देने जाता है एग्ज़ाम के लिए, तो पूरे घर को ऐसा विश्वास देता है कि बस आप चिंता मत कीजिए, मैं रैंक लेकर के आने वाला हूँ। और जब उसको तो पता चल जाता है एग्जामिनेशन में कि क्या हो रहा है, क्या कर पाएगा, ठीक गया नहीं गया, तो निकलते ही शुरू कर देता है। पंखे की आवाज़ बहुत आ रही थी, खिड़की खुली थी तो मज़ा नहीं आ रहा था, टीचर बार बार मेरी तरफ देखते थे। तो आपने देखे होंगे ऐसे स्टूडेंट्स, उनके पास बहुत सारे बहाने होते हैं और हमेशा वो परिस्थितियों को दोष देते हैं। और ऐसे लोगों की कभी जीवन में प्रगति नहीं होती है। वो बहाने बजाने में मास्टर हो जाते हैं, लेकिन प्रगति नहीं कर पाते। लेकिन मैंने देखा है कि मैं कई खिलाड़ियों को जानता हूँ, वे कभी भी परिस्थितियों को दोष नहीं देते। वो हमेशा कहते हैं कि जी मुझे वो टेक्निक मेरे लिए नई थी, वो जो करता था मैंने अंदाज नहीं लगाया कि वो भी एक तरीका हो सकता है। कहने का तात्पर्य है कि दोस्तों, हम खेलने के लिए जा रहे हैं, हम अपना बेस्ट परफॉर्मेंस के लिए जा रहे हैं, लेकिन ओलंपिक सीखने का भी बहुत बड़ा मैदान होता है।
अब तो एक तो मैं अपना खेल खेलूं और टेलीफोन करके सबको बताता रहूं, देख क्या जैसा रहा वैसा रहा। दूसरे होते हैं बाकी हर खेल देखने जाते हैं, फलाना देश कैसे खेल रहा है, टिकना देश कैसे खेल रहा है, और वो चीज़ों को पूरी तरह ऑब्जर्व करता है, कोशिश करता है एब्सॉर्ब करने की, और आकर के अपने कोच को भी बताया कि यार भाई मैंने देखा उसने तो बड़ा कमाल कर दिया था लास्ट मोमेंट, अब मुझे भी बताइए वो क्या टेक्निक थी। कभी उस वीडियो को लेकर के 10 बार देखता है कि उसने कैसे उसको पलटा था। तो इन्हें जो सीखने की वृत्ति से काम करता है उसके लिए सीखने के बहुत अवसर होते हैं। जो शिकायत में जीना चाहता है उसके लिए भी अवसरों की कमी नहीं होती। दुनिया के समृद्ध समृद्ध देश भी उत्तम से उत्तम सुविधाओं के साथ आए हुए लोग भी शायद शिकायत करते हुए नजर आएंगे, और हमारे जैसे देश के लोग जाते हैं, कई कठिनाइयाँ होती हैं, बहुत सी असुविधाएं होती हैं, लेकिन दिल में उसके मन में रहता है मेरा देश, मेरा तिरंगा झंडा, और इसलिए वो कठिनाइयों को, असुविधाओं को बिल्कुल साइड में रखता है, वो अपने मिशन के लिए लग जाता है। और इसलिए साथियों, मुझे पक्का विश्वास है कि इस बार भी खेल के मैदान में आप भारत का नाम रोशन करके आएंगे। जो पहली बार जा रहे हैं, जिनको ओलंपिक में जाने का पहला मौका मिल रहा है, ऐसे कौन कौन है? अच्छा, बेटियों की संख्या ज़्यादा है, पहलवानों की संख्या ज़्यादा है? अच्छा, जो पहली बार जा रहे हैं उनके मन में क्या चल रहा है, मैं ज़रा सुनना चाहूँगा, आप क्या सोच रहे हैं? आप में से कोई भी बताए। हाँ बताइए, आप कुछ कहना चाहती हो ना? ये पीछे, हाँ हाँ बताइए। तो मुझे काफ़ी अच्छा लग रहा है कि मैं पहली बार। हाँ, अपना परिचय बता दीजिए। और मैं रमिता जिंदल हूँ। एयर राइफल शूटिंग में मैं पहली बार ओलंपिक्स में जा रही हूँ, तो आई एम वेरी एक्साइटेड टू गो बिकॉज ओलंपिक्स में जाने का सपना तो स्टार्टिंग से ही था मेरा, जब से स्पोर्ट्स स्टार्ट किया है मैंने। तो मुझे काफ़ी एक्साइटमेंट भी है और साथ में मोटिवेशन भी है काफ़ी कि देश के लिए मैं कुछ अच्छा करके आऊँ वहाँ। आपकी ट्रेनिंग कहाँ कहाँ हुई है? मैं हरियाणा से हूँ, बट मैं ट्रेनिंग चेन्नई में करती हूँ। परिवार में भी और कोई खेल जगत से जुड़े हुए थे कि आप ही ने शुरुआत की? नहीं, मैंने ही शुरुआत की है। अच्छा, वरना हरियाणा में तो हर घर में खिलाड़ी मिलेगा। बैठिए। और कौन कुछ बताएंगे अपना, जो पहली बार जा रहे हैं? बेटियां तो बहुत बता सकती है। दीजिए दीजिए, वो बोलेगी कुछ। हाँ, मेरा नाम रितिका है और मैं हरियाणा रोहतक से हूँ, और मैं बहुत खुश हूँ, मैं पहली बार जा रही हूँ। एक्साइटमेंट भी बहुत है कि मैं अपना मैट पे प्रदर्शन दिखाऊंगी, पूरे देश की नज़र मुझ पे होगी, और सभी लोग दुआ भी कर रहे हैं, और मैं भी अपना 100% दूंगी। शाबाश। और बोलिए ना। हाँ दीजिए, आप संकोच कर रही है, बोलना है, आपको बॉडी लैंग्वेज कह रही है। मेरा नाम अंतिम पंगाड़ है और मैं 53 kg में रेसलिंग करती हूँ। मैं अभी 19 साल की हूँ और मैं ओलंपिक खेलने जाऊँगी। बहुत खुशी है मुझे कि भाई अभी तक ओलंपिक में सिर्फ कुश्ती में एक ही मेडल आया लड़के का, और वो भी ब्रॉन्ज आया, तो मैं चाहती हूँ मैं इससे भी अच्छा मेडल लेके आऊँ। शाबाश। अच्छा, आप में से 18 से भी कम उम्र के कौन कौन है जिनकी एज 18 से कम है? एक, हाँ बताइए बेटा। Hi, I'm Dinidhi Desingu. I am 14 years old. I'm from Kerala, but I represent Karnataka generally. I am really excited to go to the Olympics this year as being a part of Team India. It's a great honor and a great privilege that I got to be a part with such an amazing team this year. I know that it's just the start of my journey, and I know that there's a long, long way to go for me and for all of us over here. I hope that we all make our country proud, and I hope that we come back with great achievements and lifetime goals. विश ऑल द बेस्ट। अच्छा, जो लोग 3 बार से ज्यादा बार ओलंपिक में गए हैं, ऐसे कौन कौन है? मोर देन 3 times। हाँ, जरा उनसे सुनेंगे। हाँ, मोर देन 3 times।
हाँ बताइए। हाँ कहिए, झारखंड वालों को तो छूट है कुछ भी बोलने की। नमस्ते सर, मेरा नाम दीपिका कुमारी है, मैं आरजे को रिप्रेजेंट करती हूँ। सर बहुत खुशी है और कि ये चौथा ओलंपिक है मेरा और मैं बहुत एक्साइटेड हूँ और यस काफ़ी एक्सपीरियंस है, तो मैं उस एक्सपीरियंस को चाहूँगी कि उस एक्सपीरियंस को यूज़ करूँ और उसी जोश और उसी कॉन्फिडेंट के साथ रिप्रेजेंट करूँ और अपना 200% दूँ। थैंक यू सर। अच्छा, आप जो यहाँ नए खिलाड़ी पहली बार जा रहे हैं उनके लिए क्या संदेश देगी, जो पहली बार जा रहे हैं इस टीम में? सर मैं बोलूँगी कि डेफिनेटली कि एक्साइटमेंट बहुत ज़्यादा होता है, बट मैं उनको बोलूँगी कि उस चकाचौंध में वो ना घुसे, जितना हो सके वो खुद पे फोकस करे और इन्जॉय करे, पर पूरे फोकस के साथ, पूरे सेल्फ कॉन्फिडेंस के साथ। और मैं ये बोलूँगी कि मेडल जीतना है उसके पीछे ना भागे, वो परफॉर्म करे, अच्छा परफॉर्म करे ताकि मेडल उनके पास आए। अब 3 बार आप हुआ आई, पहली बार गई, उसमें कुछ सीखा होगा, कुछ आपने आकर के उसको प्रैक्टिस किया होगा। दूसरी बार गई, कुछ और सीखा होगा। मैं जान सकता हूं कि आपने ऐसा कौन सी चीज़ें नई एडॉप्ट की जिसके कारण आपका कॉन्फिडेंस भी बढ़ा है और आपको लगता है कि आप देश को कुछ दे पाओगे? या ऐसा तो नहीं कि रूटीन जो प्रैक्टिस करती थी वही करते, क्योंकि ज़्यादातर मैंने देखा है, जब मैं योगा वगैरह करने की आदी हूँ तो मैं समझ देता हूँ मेरे लिए। तो आप सीधी तस्वीरें देख रहे थे जहां प्रधानमंत्री पेरिस से ओलंपिक में जाने वाले खिलाड़ियों का उत्साहवर्धन कर रहे थे, उनसे उनके बारे में पूछ रहे थे कि कैसे वो देश का प्रतिनिधित्व कर रहे हैं और उनके मन में क्या चल रहा है। उन्होंने शुभकामनाएं भी दी इन खिलाड़ियों को कि भारत का वो नाम रोशन करे। अब रुक करते हैं अगली खबर का। नैनीताल से अगली खबर है जहाँ भारी बारिश के बाद उफान पर शिप्रा नदी है। कैंची धाम के पास शिप्रा नदी का रौद्र रूप देखने को मिला है। भारी बारिश के बाद उफान पर शिप्रा नदी, कैंची धाम के पास शिप्रा नदी का ये रौद्र रूप देखने को मिला है। आपको बता दें नैनीताल से ये खबर, भारी बारिश के बाद अब कई नदियां उफान पर हैं। कैंची धाम के पास अब शिप्रा नदी का भी रौद्र रूप देखने को मिला है। बड़ी प्रवाह के साथ शिप्रा नदी अब बहती नजर आ रही है। तो उत्तराखंड में बारिश के बाद, उत्तराखंड, हिमाचल और सभी पहाड़ी क्षेत्रों में बारिश के बाद जहां लगातार नदियां और नाले उफनाए हुए हैं, ऐसे में अब कैंची धाम के पास शिप्रा नदी ने भी रौद्र रूप धारण किया हुआ है। भारी बारिश के बाद उफान पर है अब शिप्रा नदी। तो यह अहम खबर आपको दिखा रहे हैं, शिप्रा नदी का रौद्र रूप देखने को मिला है। भारी बारिश के बाद अब शिप्रा नदी भी उफान पर है। कई नदियां उफान पर चल रही हैं, इस बीच शिप्रा नदी भी उफान पर नजर आ रही है, उसका रौद्र रूप देखने को मिल रहा है। अब बात अगली अहम खबर की। उत्तराखंड में चारधाम यात्रा के संचालन और मेलों के आयोजन व्यवस्था के लिए गठित समिति ने मुख्यमंत्री को अपनी संस्तुति रिपोर्ट सौंपी। आपको बता दें कि यात्रा के संचालन और मेलों के आयोजन व्यवस्था के लिए अपर मुख्य सचिव आनंद वर्धन की अध्यक्षता में गठित उच्च स्तरीय समिति ने अपनी रिपोर्ट अपनी संस्तुति सचिवालय में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी को सौंपी। आपको बता दें कि अपर मुख्य सचिव आनंद वर्धन की अध्यक्षता में गठित समिति के सदस्यों में सचिव सचिन कुर्वे, दिलीप जावलकर, एडीजी कानून व्यवस्था एपी अंशुमन, आयुक्त गढ़वाल मंडल विनय शंकर पांडे, पुलिस महानिरीक्षक गढ़वाल मंडल केएस नाग्याल शामिल थे। वहीं इस मौके पर मुख्य सचिव राधा रतूड़ी, अपर मुख्य सचिव आनंद वर्धन सहित समिति के सदस्य मौजूद रहे।
चारधाम यात्रा में चूँकि यात्रियों की संख्या लगातार बढ़ रही है और इस बार भी जो पिछले 50 दिनों का जो एक आंकड़ा आया है, इस 50 दिनों के आंकड़े में 30 लाख लोगों ने दर्शन कर लिए हैं। ये आंकड़ा जो रजिस्ट्रेशन किए हुए लोग हैं उनका नहीं है, रजिस्ट्रेशन तो ये करोड़ों में पहुंच गए हैं। ये आंकड़ा वो है जो मंदिर के अंदर जिन लोगों ने प्रवेश किया, जिन्होंने हमारे धामों पर जाकर दर्शन हुए, उसके अनुरूप उसके रिकॉर्ड के अनुसार लिए गया ये आंकड़ा है। तो आने वाले समय में ये चुनौतियाँ हमारी बढ़ने वाली हैं। चारों तरफ आप देख रहे होंगे देश दुनिया के लोग लगातार आ रहे हैं और चारधाम यात्रा हमारे लिए, उत्तराखंड के लिए एक ये लाइफ लाइन है। यहाँ के लोगों का रोजगार का, आर्थिकी का और व्यापार का बहुत बड़ा एक माध्यम भी है। अब बात अगली खबर की। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने सचिवालय में खेल विभाग की समीक्षा बैठक की। इस दौरान उन्होंने अधिकारियों को जरूरी दिशा निर्देश दिए हैं। मुख्यमंत्री ने राज्य के सभी जनपदों और 50,000 से अधिक आबादी वाले शहरों में खेल विभाग द्वारा आधुनिक सुविधा युक्त बहुउद्देशीय हॉल और खेल मैदान बनाए हैं। खेल मैदान बनाए जाने के साथ ही खेल विभाग को 10 दिन में इसका पूरा प्रस्ताव तैयार कर 2 साल में इन्हें बनाकर पूरा करने को कहा गया है। मुख्यमंत्री ने कहा कि बहुउद्देशीय हॉल और खेल मैदान के निर्माण कार्यों में गुणवत्ता का विशेष ध्यान रखा जाए। निर्माण कार्यों में गुणवत्ता का विशेष ध्यान रखते हुए बहुउद्देशीय हॉल में बैडमिंटन, वॉलीबॉल, बास्केटबॉल और अन्य इंडोर गेम की व्यवस्था की जाए। इनके संचालन और रखरखाव की भी समुचित व्यवस्था करने के निर्देश मुख्यमंत्री ने दिए हैं। मवाकोट से लेकर के कर्णाश्रम तक उसका डामरीकरण वैकल्पिक मार्ग के रूप में। दूसरा, मवाकोट से ये जो पुल है कलाल घाटी में कर्णाश्रम, ये इस पुल की स्वीकृति। तीसरा, मालिनी नदी तट पर जो पुल बन रहा है जो टूट गया था उसका जल्दी निर्माण। चौथा, चिल्लर खाल लालढांग मोटर मार्ग का शीघ्र निर्माण। 4 बिंदु। अब रुक करेंगे अगली खबर को। उत्तराखंड की क्षेत्रीय समस्याओं को प्रमुखता से उठाने वाली राज्य की एक मात्र क्षेत्रीय पार्टी उत्तराखंड क्रांति दल ने कोटद्वार की स्थानीय समस्याओं की ओर सरकार का ध्यान दिलाया है। यूकेडी के केंद्रीय संरक्षक डॉक्टर शक्ति सैल कपरवाड़ ने राज्य सरकार से मांग करते हुए कहा कि लालढांग चिल्लर खाल मोटर मार्ग, मवाकोट कण्वाश्रम मोटर मार्ग के निर्माण के साथ ही मवाकोट में मालन नदी पर जल्द से जल्द पुल का निर्माण किया जाए। अलावा जो सरकारी संपत्तियों के भी जो सड़कों में मलबा आने की वजह से जो टूट फूट इत्यादि के डैमेज हुए हैं उनको विभाग अपना असेसमेंट करेंगे और तात्कालिक रूप से रिपेयर करने की कार्रवाई भी करेंगे। 1-2 जगह पर सड़क धंसने की समस्या भी उत्पन्न हुई है, उसमें भी संबंधित विभागों को हम लोगों ने कल ही एक्टिवेट करके वहाँ काम शुरू करवा दिए थे। उसमें काफ़ी तेज़ी से काम जारी है और उसको इस हफ्ते के अंदर अंदर हम लोग रिस्टोर कर देंगे। एक रेलवे स्टेशन के पास भी इशू सामने आया था, वहाँ जल संस्थान का सीवर लाइन का जो चेंबर है उसकी वॉल क्षतिग्रस्त होने की वजह से ऊपर की सड़क गिरी हुई है, तो उसमें जल संस्थान ने भी अपना काम आरंभ कर दिया है। अब रुक करेंगे अगली खबर का। हल्द्वानी में हुई कई घंटों की बारिश में सड़कों का हाल अब बेहाल हो गया है। पिछले 24 घंटे में हल्द्वानी में 150 mm से ज्यादा की बारिश हुई है। सिंचाई विभाग की लापरवाही से सड़क धंस गई। हल्द्वानी तिकोनिया चौराहे के पास वर्कशॉप लाइन में करीब 50 मीटर सड़क धंस गई, गड्ढा हो गया, यातायात पूरी तरह से ठप हो गया। जिस जगह पर सड़क धंसी उसके नीचे सिंचाई विभाग की नहर है। फिलहाल सड़क निर्माण का कार्य शुरू कर दिया गया है। इसके अलावा हल्द्वानी रेलवे स्टेशन के पास भी सड़क धंस गई है, जिसको रिस्टोर करने का काम शुरू कर दिया गया। अब बात करते हैं अगली अहम खबर की। रुद्रप्रयाग में कल रात से लगातार हो रही बारिश अभी भी जारी है। बारिश के कारण आम जनजीवन प्रभावित हो गया है। बारिश के कारण रुद्रप्रयाग शहर में केदारनाथ हाईवे पर स्थित सुरंग का ऊपरी हिस्सा ढह गया, जबकि सुरंग के बीच में एक बड़ा छेद भी हो गया। फिलहाल इस रास्ते केदारनाथ धाम जाने वाले वाहनों की आवाजाही बंद कर दी गई है। यात्री बाईपास मोटर मार्ग से आवाजाही कर रहे हैं। वहीं दूसरी ओर रात को हुई बारिश
से शहर में कई स्थानों पर जलभराव की स्थिति पैदा हो गई। देखिए, कल रात से लगातार बारिश जारी है और जो ये सुरंग है जो केदारनाथ से चली जाती है, कल रात और उसमें वो सुरंग भी टूट चुकी है वहाँ पर। ऊपर से लगातार जो जाले बिछाए गए थे वो भी सब नीचे आ चुके हैं। कहीं ना कहीं ठेकेदार के द्वारा घोर लापरवाही इस मामले में की गई है। अगर लापरवाही ठेकेदार नहीं करता तो शायद वो जाले नहीं टूटते, क्योंकि 2-3 महीने वो सुरंग बंद भी रही। उसके बावजूद भी जब जाले लगाए गए तो आखिरकार उसका टूटने का बड़ा कारण है कि ठेकेदार की कहीं ना कहीं बहुत घोर लापरवाही है और इसमें NH विभाग की मैं लापरवाही कहूँगा। दूसरा, जो हनुमान मंदिर के नीचे जो घाट घूट बनाए गए थे वो भी जलमग्न हो चुके हैं। कल से बहुत तेज़ बारिश है और जो घाटों जो बनाए भी गए थे वो भी लगभग उसके नीचे की जड़ भी हिल चुके हैं, वो टूट चुके हैं। वो भी लगातार बारिश जारी है और बद्रीनाथ क्षेत्र में भी लगातार बारिश जारी है, जिससे बड़ा नुकसान भी हो रहा है। बड़े बड़े पेड़ जो बह के आ रहे हैं, तो मैं सभी लोगों के जो नदी किनारे हैं मैं इनसे दरख्वास्त करता हूँ कि आप अपनी जान माल की सुरक्षा भी करें और उचित समय आने पर वहाँ घर छोड़कर ऊपर भी चले जाएँ। अब रुक करेंगे अगली खबर का। हल्द्वानी में हुई कई घंटों की बारिश में सड़कों का हाल बेहाल हो गया। पिछले 24 घंटे में हल्द्वानी में 150 mm से ज्यादा की बारिश हुई है। सिंचाई विभाग की लापरवाही से सड़क धंस गई। हल्द्वानी तिकोनिया चौराहे के पास वर्कशॉप लाइन में करीब 50 मीटर सड़क धंस गई है और गड्ढा हो गया। यातायात पूरी तरह से ठप हो गया, जिसे जगह जगह सड़क धंसने से उसके नीचे सिंचाई विभाग की नहर है। फिलहाल सड़क निर्माण का कार्य शुरू करा दिया गया है। अलावा जो सरकारी संपत्तियों के भी जो सड़कों में मलबा आने की वजह से जो टूट फूट इत्यादि के डैमेज हुए हैं, उनको विभाग अपना असेसमेंट करेंगे और तात्कालिक रूप से रिपेयर करने की कार्रवाई भी करेंगे। 1-2 जगह पर सड़क धंसने की समस्या भी उत्पन्न हुई है, उसमें भी संबंधित विभागों को हम लोगों ने कल ही एक्टिवेट करके वहाँ काम शुरू करवा दिए थे। उसमें काफ़ी तेज़ी से काम जारी है और उसको इस हफ्ते के अंदर अंदर हम लोग रिस्टोर कर देंगे। एक रेलवे स्टेशन के पास भी इशू सामने आया था, वहाँ जल संस्थान का सीवर लाइन का जो चेंबर है उसकी वॉल क्षतिग्रस्त होने की वजह से ऊपर की सड़क गिरी हुई है, तो उसमें जल संस्थान ने भी अपना काम आरंभ कर दिया है। अलावा जो सरकारी संपत्तियों के भी जो सड़कों में मलबा आने की वजह तो उत्तराखंड की खबरों में फिलहाल अभी के लिए इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत और आप देखते रहिए के न्यूज़ इंडिया। आप देख रहे हैं के न्यूज़, खबरों का सारथी।